कमरे का वो दम घोटू सन्नाटा आराध्या की नसों को फाड़ रहा था। दरवाजे का ठंडा पिलर का हैंडल उसकी कांपती हथेलियों के बीच फिसल रहा था। पीठ पीछे से आ रही वैराग्य की भारी उखड़ती हुई सांसें उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई खूंखार शिकारी बिल्कुल उसके कानों के पास खड़ा हो। अभी कुछ ही सेकंड पहले उस राक्षस के खुरदरे खून से सने पंजे उसकी गर्दन पर थे। आराध्या की दूधिया गोरी गर्दन पर उन खुरदरी उंगलियों के खौफनाक लाल निशान उभर आए थे जो धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। उसका दम अभी भी घुट रहा था, आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी सिसकियों को दांतों के बीच कस कर दबा लिया था। उसे डर था कि अगर उसके मुंह से जरा सी भी आवाज निकली तो वो घायल शेर फिर से झपट पड़ेगा। वो बस दरवाजे को घूर रही थी जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो, और तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। आराध्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। बाहर से कुंडी खुली और दरवाजे का हैंडल नीचे की तरफ घूमा। जैसे ही दरवाज़ा हल्का सा खुला, बाहर की ताज़ा हवा अंदर आई। सामने महेश शर्मा खड़े थे। उनके एक हाथ में दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का बड़ा सा पैकेट था और चेहरे पर गहरी चिंता। इससे पहले कि महेश कुछ समझ पाते या कुछ बोल पाते, आराध्या ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला। वो किसी खौफज़दा पिंजरे से छूटे हुए जानवर की तरह अपने पिता को लगभग धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आराध्या! महेश के हाथ से दवाइयों का पैकेट गिरते गिरते बचा। आराध्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली सिसकी फूट पड़ी। वो अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़े हुए पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भाग गई। महेश ने अपनी बेटी को इस बुरी तरह रोते और कांपते हुए देखा तो उनके अंदर का पिता एक पल के लिए तड़प उठा। उनका पहला इंस्टिंक्ट था कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी बच्ची के पीछे भागे, उसे गले से लगा ले और पूछे कि क्या हुआ। उनके कदम सीढ़ियों की तरफ मुड़े भी, लेकिन तभी गेस्ट रूम के उस घने अंधेरे से एक भारी खुरदरी आवाज़ आई। दरवाज़ा बंद करो महेश। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, कमज़ोरी से भरी हुई, लेकिन उसमें जो हुक्म था वो किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं था। महेश शर्मा के सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम वहीं जम गए। उनका फादर मोड एक झटके में पीछे छूट गया और 20 सालों की वो खौफनाक वफादारी उनके दिमाग पर हावी हो गई। उन्होंने भारी मन से सीढ़ियों की तरफ देखा और एक आखिरी दर्द भरी नज़र डाली जहां आराध्या जा चुकी थी, और फिर चुपचाप गेस्ट रूम के अंदर कदम रखकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर महेश की सांसें तेज हो गई। वैराग्य प्रताप सिंह, वो साम्राज्य का वारिस, मौत और सौदागर, जिसे उन्होंने रात भर खून से लथपथ मौत से लड़ते देखा था, अब बिस्तर के हेडबोर्ड के सहारे बैठा था। उसका चौड़ा सीना पट्टियों से ढका था जिन पर एक ताज़ा लाल धब्बा उभर आया था जो आराध्या की गलती से लगा था। उसका चेहरा बुखार की वजह से तप रहा था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी वो काली खौफनाक आंखें एकदम खुली थी। उन आंखों में जो सन्नाटा था वो किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। छोटे मालिक, महेश लगभग दौड़ते हुए बिस्तर के पास पहुंचे। उन्होंने दवाइयों का पैकेट साइड टेबल पर रखा और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक वफादार की वो चमक थी जिसे अपना भगवान वापस मिल गया हो। आपको होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रात भर आपकी नब्ज़ डूब रही थी, मैंने खुद वो गोली निकाली है। आप ठीक तो हैं? वैराग्य ने महेश की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें सामने दीवार पर कहीं शून्य में टिकी थी। उसका पूरा शरीर किसी तनी हुई कमान की तरह सख्त था। मैं ठीक हूँ। वैराग्य के सूखे होठों से बहुत ही सपाट मुर्दा आवाज़ निकली। महेश ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि ये वक्त सवाल पूछने का नहीं था, लेकिन जो खबर वो बाहर से लेकर आए थे वो देना ज़रूरी था। मालिक, महेश की आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने अपने हाथ आपस में कसकर बांध लिए। बाहर
बाहर शहर का माहौल बहुत ख़राब है। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। वैराग्य की पलकें हल्की सी झपकी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उन्होंने सब कुछ कवर अप कर दिया है मालिक, महेश ने घबराते हुए बोलना शुरू किया। न्यूज़ में कहा जा रहा है कि हवेली में गैस लीक की वजह से एक भयानक ब्लास्ट हुआ और आपका जो काफिला हाईवे पर था उसे एक कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। पुलिस, मीडिया सब बिक चुके हैं। किसी ने फायरिंग या हमले का जिक्र तक नहीं किया है। वैराग्य की खुरदरी उंगलियां जो बिस्तर की चादर पर रखी थी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। मालिक, महेश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आखिर कल रात हुआ क्या था हवेली पर? बड़े मालिक, मालकिन, कोई भी नहीं बचा। आपको पता है ये सब किसने किया? लेकिन वहाँ बस सन्नाटा था। कमरे में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जो मौत से भी ज़्यादा भारी था। वैराग्य ने कोई जवाब नहीं दिया। ना उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, ना उसके चेहरे पर दर्द की कोई लकीर उभरी। लेकिन उसके अंदर का जो लावा खोल रहा था वो महेश को उस कमरे की हवा में साफ महसूस हो रहा था। बिस्तर की सफ़ेद चादर को वैराग्य ने अपनी मुट्ठी में इतनी ज़ोर से जकड़ लिया था कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। उसके जबड़े की नसें इतनी बुरी तरह तन गई थी जैसे वो अपने ही दांतों को पीसकर चकनाचूर कर देगा। महेश ने वैराग्य को कई बार गुस्से में देखा था। जब वो गुस्सा होता था तो गोलियां चलती थी, लाशें बिछती थी। लेकिन आज का ये गुस्सा अलग था। ये वो गुस्सा था जहाँ इंसान की चीखें उसके अपने ही गले में घुट कर मर जाती है। वैराग्य की दुनिया, उसका पूरा परिवार कल रात उस हवेली के साथ जलकर खाक हो चुका था। वो एक ही रात में वारिस से एक लवारिस बन गया था। वैराग्य की वो खामोश सूनी आंखें अब एक कब्रिस्तान बन चुकी थी और महेश समझ गए थे कि जब ये खामोशी टूटेगी तो शहर की सड़कों पर खून की वो नदियाँ बहेगी जो इतिहास में कभी नहीं बही। आप आराम कीजिए छोटे मालिक, महेश ने डरते हुए अपना सिर झुका लिया। मैं किसी को भनक नहीं लगने दूंगा कि आप यहाँ हैं। वैराग्य अभी भी उसी शून्य में घूर रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा था, वो आग, वो गोलियों की आवाज़ें और अपनों की लाशें। इस वक्त उसे ना तो अपने घाव के दर्द का एहसास था, ना ही उस लड़की का जिसे वो अभी अभी डरा कर हटा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। दूसरी तरफ आराध्या का कमरा। आराध्या ने अपने कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि दीवारें भी हिल गई। उसने झटके से कुंडी लगाई और दरवाजे के सहारे ही ज़मीन पर फिसलती हुई नीचे बैठ गई। वो हवा के लिए बुरी तरह तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे उसे कड़कड़ाती ठंड में बर्फ़ के पानी में फेंक दिया हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी उंगलियों के पोर जब उसकी गर्दन पर पड़े, उन ताज़े लाल निशानों से टकराए तो वो दर्द से सिहर उठी। एक लफ्ज़ और निकला तो इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। वैराग्य की वो खौफनाक आवाज़, उसकी आंखों का वो गहरा अंधेरा आराध्या के दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने मौत को इतनी करीब से कभी नहीं देखा था। क्या गलती थी मेरी? वो हिचकियाँ लेते हुए खुद से ही बात कर रही थी। मैं तो बस, पापा ने कहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। आरू, आराध्या, दरवाज़ा खोलो बेटा। बाहर से सुमेधा जी की घबराई हुई आवाज़ आई। साथ ही उसकी छोटी बहन की आवाज़ भी गूंजी। दीदी, क्या हुआ आपको? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आराध्या ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा खुलते ही सामने सुमेधा जी और उनकी छोटी बहन खड़ी थी। आराध्या की हालत देखकर सुमेधा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। बाल बिखरे हुए, आंखें रो रो कर लाल, और सबसे डरावना उसकी गोरी गर्दन पर वो मोटे खुरदरे हाथों के हल्के निशान। हे भगवान! आरू! सुमेधा जी लगभग चीख पड़ी और उन्होंने झपट कर आराध्या को अपने सीने से लगा लिया। आराध्या अपनी माँ की बाहों का वो सुरक्षित एहसास पाते ही पूरी तरह टूट गई। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ की साड़ी को मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया। माँ, वो शैतान है माँ। आराध्या हिचकियों के बीच मुश्किल से बोल पा रही थी। वो मुझे मार डालता। उसने मेरा गला दबाया माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है।
छोटी बहन डर के मारे एक कोने में सिकुड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके घर में अचानक ये सब क्या हो रहा है। उसके पिता ने सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया था। आरव तो खुशी से अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए आराध्या का हाथ पकड़ लिया। दीदी, आपको क्या हुआ है और ये किसने किया? उसकी बात सुनकर आराध्या भी रोने लगी और साथ ही उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आराध्या का चेहरा चूमते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा। शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, कोई कुछ नहीं करेगा तुझे, शांत हो जा। लेकिन आराध्या के अंदर का दर्द सिर्फ उस खौफ का नहीं था, उसके अंदर एक और गहरा जख्म बन चुका था। एक ऐसा जख्म जो शायद वैराग्य के उस खौफनाक पंजे से भी ज़्यादा गहरा था। उसने रोते हुए अपना सिर माँ के कंधे से उठाया। उसकी आंखों में बेबसी के साथ साथ एक गहरी शिकायत थी। माँ, आपने देखा? आराध्या की आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसमें एक चुभन थी। पापा, पापा मेरे पास आए भी नहीं। सुमेधा जी के हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैं वहाँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी माँ, आराध्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मैं डरी हुई थी, लेकिन पापा ने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। वो मुझे छोड़कर उस आदमी के पास चले गए जिसने अपनी बेटी का हाथ उठाया था। आरू, ऐसा मत कह, तेरे पापा। सुमेधा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। वो जानती थी कि महेश की दुनिया में छोटे मालिक का दर्जा उनके अपने परिवार से भी ऊपर है। क्यों माँ? आराध्या ने अपनी माँ के कंधे को कसकर हिलाया। कौन है वो इंसान जो मेरी जान से, मेरे आंसुओं से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पापा के लिए? मेरे ही घर में कोई मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है और मेरे पापा उसी की सेवा करने में लगे हुए हैं। क्यों रखा है उसे यहाँ सुमेधा जी के पास? अपनी बेटी के इन मासूम लेकिन सुलगते हुए सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस आराध्या को कसकर सीने से लगा सकती थी और उस खौफनाक वक्त के गुजरने की दुआ कर सकती थी। लेकिन आराध्या जानती थी, अब ये घर जो कल तक उनकी दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना हुआ करता था, वो अब सुरक्षित नहीं रहा। नीचे गेस्ट रूम में जो मौत का साया पल रहा है, वो एक दिन इस पूरे घर की खुशियों को निगल जाएगा। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि उस मौत के साए को पनाह उसके अपने पिता ने दी थी। नीचे गेस्ट रूम की हवा इतनी भारी थी कि महेश शर्मा को सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। सामने बिस्तर पर वैराग्य प्रताप सिंह बैठा था। उसके चौड़े पट्टियों के ढके सीने पर ताज़े खून का वो लाल धब्बा अभी भी चमक रहा था, जो आराध्या के हाथ से दबने के कारण लगा था। महेश ने अभी अभी उसे न्यूज़ चैनल की वो झूठी रिपोर्ट्स बताई थी, जिसमें उसके पूरे परिवार के खात्मे को महज एक गैस लीक और कार एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया था। महेश को लगा था कि ये सुनकर वैराग्य का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटेगा। वो चीज़ें तोड़ेगा, चिल्लाएगा, लेकिन नहीं। कमरे में एक खौफनाक मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था। वैराग्य का चेहरा एकदम पत्थर की तरह सपाट था। उसकी वो जेट ब्लैक आंखें सामने दीवार पर शून्य में टिकी थी। ना कोई आंसू, ना कोई चीख, बस एक ऐसी ठंडी खामोशी जो किसी भी चीख से 1000 गुना ज़्यादा डरावनी थी। कुछ भारी सेकंड्स गुजरने के बाद वैराग्य ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, सिर्फ जैसे बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया महेश। वैराग्य की आवाज़ बहुत ही नीची, रफ और टू द पॉइंट थी। उसमें कोई ड्रामा नहीं था, बस एक कड़वी सच्चाई थी। महेश ने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। छोटे मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैराग्य ने महेश की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी ठंडी नज़रें महेश के चेहरे पर गाड़ी। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाऊंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वैराग्य ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, मेरे यहाँ होने से तुम्हारे परिवार पर भी खतरा है। मौत मेरे पीछे लगी है और मैं किसी भी कीमत पर उन सायों को इस घर तक नहीं आने दूंगा। मालिक, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं, घाव गहरा है, आपको आराम। महेश ने घबराते हुए उसे रोकना चाहा। दुश्मन कौन है? मुझे पता है। वैराग्य ने महेश की बात को बीच में ही काटते हुए एक बेहद सर्द और खूंखार लहजे में कहा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और उनका
क्या करना है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत जल्द उन गद्दारों को उनकी असली जगह दिखाऊंगा। वो ज़्यादा नहीं बोला। उसे अपने प्लान्स या अपने गुस्से का मुजाहिरा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका एक एक शब्द हथौड़े की तरह था। महेश समझ गए कि वैरागी को अब आराम करने के लिए कहना बेवकूफ़ी होगी। वो खामोशी से सिर झुकाकर खड़े रहे। वैरागी ने अपना बायां हाथ बिस्तर पर रखा और अपना सिर पीछे हेडबोर्ड पर टिका लिया। वो आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी बंद आंखों के सामने आराध्या का वो लाल गुस्से से भरा चेहरा और उसकी वो बात, तुम्हारे उस महान खानदान ने, गूंज उठी। वैरागी की जबड़े की नसें एकदम से तन गई। उसने आंखें खोली और महेश की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें महेश की रूह कँपा दी। और एक आखिरी बात महेश, वैरागी की आवाज़ अब और भी ज़्यादा डीप और ख़तरनाक हो चुकी थी। जी छोटे मालिक, महेश ने डरते हुए पूछा। आज के बाद, वैरागी ने एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, अपनी उस बेटी को मेरी नज़रों के सामने मत आने देना, वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक साफ अल्टीमेटम था। महेश का दिल बैठ गया। उन्होंने आराध्या की गर्दन पर पड़े वो ताज़े लाल निशान देखे थे। वो समझ गए कि कमरे में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने वैरागी की बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। जी छोटे मालिक, मैं ध्यान रखूँगा, महेश ने बिना कोई सवाल किए सिर झुकाकर कहा। अब बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैरागी ने आंखें बंद कर ली। महेश दबे पाँव गैस रूम से बाहर निकले और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। बाहर हॉल में आते ही उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। उनके कंधों पर दुनिया भर का बोझ आ गया था। एक तरफ उनका वो भगवान था जो अभी अभी अपना सब कुछ खो चुका था, और दूसरी तरफ उनका परिवार जो खौफ के साए में जी रहा था। हॉल में आरव अभी भी टीवी के सामने बैठा वीडियो गेम खेल रहा था और मोहिनी सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। आरव, बंद कर इसे। महेश की अचानक गूंजी सख्त आवाज़ ने पूरे घर को हिला दिया। आरव डर के मारे उछल पड़ा और उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। महेश ने मोहिनी की तरफ देखा। इसे इसके कमरे में ले जाओ। घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। मोहिनी ने बिना कुछ कहे आरव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली गई। अब महेश को उस तूफान का सामना करना था जो ऊपर आराध्या के कमरे में उठ रहा था। भारी कदमों से वो सीढ़ियाँ चढ़े और आराध्या के कमरे के दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर आराध्या फर्श पर बैठी सुमिता जी के गले लगकर सिसक रही थी। महेश ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, सुमिता जी ने अपनी सूजी हुई आंखों से अपने पति को देखा। उनकी आंखों में ढेरों सवाल थे। आराध्या ने अपने पिता के जूतों की आहट पहचानी। उसने झटके से अपना चेहरा माँ के कंधे से हटाया। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और सबसे दिल दहलाने वाली चीज़ थी उसकी दूधिया गोरी गर्दन पर पड़े वो मोटे खुरदरे उंगलियों के निशान जो अब नीले पड़ना शुरू हो गए थे। महेश ने जैसे ही उन निशानों को देखा, उनके सीने में एक तेज़ दर्द उठा। वो अपनी बेटी की एक खरोच नहीं देख सकते थे और आज उन्होंने आगे बढ़कर आराध्या के पास बैठना चाहा। आरू बेटा, दूर रहिए मुझसे। आराध्या ने लगभग चीखते हुए खुद को पीछे खींच लिया। उसकी आवाज़ में दर्द से ज़्यादा अब नफरत और धोखा खाने का एहसास था। बाहर जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। महेश वहीं रुक गए। आराध्या, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं मैं? आराध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। देखा आपने उसने मेरे साथ क्या किया? वो मुझे जान से मार डालता पापा, और आप मुझे वहीं छोड़कर उस क्रिमिनल के पास चले गए। वो इंसान आपकी अपनी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। वो क्रिमिनल नहीं है आराध्या, महेश ने एक शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा। तो क्या है वो? कोई देवता है जो हमारे घर में खून बहाता हुआ घुसा है। आराध्या का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। आप इतने डरपोक कब से हो गए पापा? हम पुलिस को क्यों नहीं बुला सकते? आप क्यों इस इंसान की गुलामी कर रहे हैं जो हमारे ही घर को खतरे में डाल रहा है? चुप हो जा आरू, ऐसे नहीं बोलते पापा से। सुमेधा जी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आराध्या सुनने के मूड में नहीं थी। क्यों चुप हो जाऊँ माँ?
आज मैं सब सुनूंगी। पापा को बताना पड़ेगा कि आखिर वो इंसान है कौन जिसके लिए मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं रही। इनके लिए। महेश शर्मा ने एक गहरी सांस ली। वो ज़मीन पर ही आराध्या के सामने बैठ गए। उनका चेहरा एकदम थका हुआ और उदास था। तुझे जानना है ना कि वो कौन है? महेश ने आराध्या की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ इतनी शांत और गंभीर थी कि आराध्या की चीखें अचानक धीमी पड़ गई। वो वैराग्य प्रताप सिंह है। महेश ने एक एक शब्द को बहुत वजन देकर कहा। शहर का वो नाम जिसके सामने बड़े बड़े नेता भी सिर झुकाते हैं। मैं जिस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ वो उन्हीं का साम्राज्य है और मैं उनका एक मामूली वफादार हूँ। आराध्या अवाक रह गई। वो इतना बेरहम इंसान पापा का बॉस था, रयाना पांडे, और तू पूछ रही है कि मैंने तुझे उसके पास क्यों भेजा या मैं पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा? महेश की आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी क्योंकि उनकी जान खतरे में है। काफ़ी बड़े बड़े लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। आराध्या, पुलिस बिक चुके हैं। इस वक्त सभी लोग वैराग्य प्रताप सिंह के पीछे हैं। अगर किसी को भनक भी लग गई कि वैराग्य प्रताप सिंह हमारे घर में जिंदा है तो पुलिस के आने से पहले ही इस पूरे घर को, हम चारों को गोलियों से भून दिया जाएगा। मैं उस इंसान से नहीं डर रहा हूँ आराध्या, मैं उन लोगों से डर रहा हूँ जो उसके खून के प्यासे हैं। आराध्या की आंखें डर से फैल गई। उसे अब खतरे का असली अंदाज हो रहा था। लेकिन पापा, आराध्या ने अपनी गर्दन के निशानों पर हाथ रखा। वो बहुत बुरा इंसान है, वो शैतान है। उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे सच बोला था। मैंने उसे उसके अमीर और बिगड़े हुए खानदान का ताना दिया था। तो वो खानदान? महेश की आवाज़ अचानक कांप गई। उन्होंने हैरानी और दहशत से आराध्या को देखा। आपने आपने छोटे मालिक से उनके परिवार के बारे में कुछ कहा? आराध्या हड़बड़ा गई। पापा का ये रिएक्शन उनके लिए एकदम नया था। हाँ, मैंने बस इतना कहा था कि तुम्हारे उस महान खानदान ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, बस इतना ही। और उसने मेरा गला दबा दिया। आराध्या ने अपनी बात सही साबित करने की कोशिश की। महेश ने अपना सिर पीट लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, महेश ने बुदबुदाते हुए कहा। उन्होंने आराध्या को एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरा दुख था। तूने क्या कर दिया आराध्या? तूने क्या कर दिया? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आराध्या भी अब घबरा रही थी। महेश ने अपनी सूजी हुई आंखों से अपनी बेटी को देखा। क्योंकि वो खानदान जिसके संस्कार की तू बात कर रही है। महेश की आवाज़ गले में ही घुटने लगी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आराध्या। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सुमेधा जी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आराध्या की दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। क्या मतलब? कल रात? महेश के आंसू अब उनके गालों पर बह निकले थे। कल रात हवेली पर हमला हुआ था। छोटे मालिक के माता पिता, उनका पूरा परिवार उनके सामने जिंदा जला दिया गया। सबको गोलियों से भून दिया गया। किसी को नहीं छोड़ा उन जानवरों ने। आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो जो इंसान नीचे उस कमरे में लेटा है ना आराध्या। महेश की आवाज़ अब एक रुलाई में बदल चुकी थी। वो कोई अमीरज़ादा, ये शैतान नहीं है। वो एक ऐसा बेटा है जिसने रात भर अपने परिवार की जली हुई लाशें अपनी आंखों के सामने देखी है। उसका सब कुछ, उसका पूरा वजूद कल रात उस आग में जलकर राख हो गया है। वो पूरी तरह से अनाथ हो गया है। आराध्या का सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके दिमाग में एक तेज बनबनाहट शुरू हो गई। तुम्हारे उस महान खानदान ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं? उसके खुद के कहे हुए शब्द अब उसके ही कानों में किसी जहरीले तीर की तरह चुभने लगे। मेरे खानदान के बारे में एक लफ्ज़ और निकाला तो इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। वैराग्य की वो खौफनाक आवाज़ जो कुछ देर पहले तक उसे एक गुंडे की धमकी लग रही थी, अब उसे एक टूटे हुए बेटे की तड़प लगने लगी। आराध्या को अब समझ आ रहा था कि वैराग्य की आंखों में वो जो गहरा अंधेरा था वो कोई क्रूरता नहीं, वो उसका मातम था। जब उसने उसे ताना मारा तो वो उस शख्स के उस जख्म पर नमक रगड़ रही थी जो अभी कुछ ही घंटों पहले बुरी तरह से कटा था। उसने उस इंसान के उस परिवार को बुरा भला कहा जो कल रात ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था।
मैंने क्या कह दिया? आराध्या के कांपते हुए होठों से बहुत मुश्किल से ये शब्द निकले। उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी चिढ़ और सारी बगावत एक ही झटके में टूटकर बिखर गई। उसकी जगह एक इतने भारी पछतावे ने ले ली जो उसके सीने को फाड़ रहा था। उसे अब अपनी गर्दन पर पड़े वो नीले निशान दर्द नहीं दे रहे थे, बल्कि उसकी अपनी ही वो बातें उसे अंदर ही अंदर मार रही थी जो उसने वैरागी को कही थी। उन्हें यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आराध्या, महेश ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, लेकिन अभी अभी उन्होंने मुझसे कहा है कि वो जैसे ही ठीक होंगे ये घर छोड़ देंगे। वो नहीं चाहते कि जो उनके परिवार के साथ हुआ वो हमारे साथ हो, और उन्होंने मुझे शख्स दिखाए हिदायत दी है कि आज के बाद मैं तुझे उनकी नज़रों के सामने ना आने दूं। ये सुनकर आराध्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वो रोना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसके होठ सिल चुके थे। वो बस ज़मीन पर खाली नज़रों से घूरती रही। एक नाजुक सी पेंटर जिसे दुनिया की क्रूरता का कोई अंदाज़ा नहीं था, आज उसने अनजाने में ही एक ऐसे खामोश शैतान का सबसे नाजुक जख्म कुरेद दिया था जिसे अब वो शायद कभी नहीं भर पाएगी। कमरे का वो भारी सन्नाटा अब आराध्या के पछतावे से गूंज रहा था। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में डूब चुकी थी। महेश कॉटेज की सारी लाइट्स बुझ चुकी थी, लेकिन एक कमरा था जहां नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। आराध्या अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी और उसकी आंखें एकटक छत की सीलिंग को घूर रही थी। उसकी आंखें आज खालीपन से भरी हुई थी और उसके कानों में महेश जी की बात बार बार गूंज रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आराध्या, ये सब सोच आराध्या की आंखों से आंसू बहते हुए चुपचाप तकिए में समा गए। आराध्या ने करवट बदली, फिर दूसरी, लेकिन हर करवट के साथ उसका गिल्ट उस पर और अधिक हावी होता जा रहा था। जिस कमरे में आराध्या घंटों बैठकर कैनवास पर नई जिंदगियां उकेरा करती थी, उसी समय में आज आराध्या को घुटन महसूस हो रही थी। उसे सांस लेने भी मुश्किल होने लगी थी। और तभी आराध्या बिस्तर से उठ खड़ी होती है और अपना चेहरा घुटनों में देते हुए धीमे मगर दर्द से बुदबुदाई, मैंने ये क्या कर दिया? बोलते हुए आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। आराध्या इस वक्त काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही घुट चुकी थी और इसी बेचैनी में उसका हाथ उसकी गर्दन तक जा पहुंचा, जहां अभी भी वही गहरा नीला निशान बना हुआ था, जिससे उसके होठों से हल्की सी आह निकल जाती है, जिससे उसे विराग्य को कई बात फिर से याद आने लगी। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे खानदान ने तुम्हें? आराध्या को अपने ही शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। बार बार गूंजते शब्द और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक आराध्या के दिमाग में भारी हथौड़े की तरह लग रही थी। आराध्या ने अपना सिर कसकर पकड़ लिया और वहीं फर्श पर घुटनों के बल मुंह देकर बैठ गई। कमरे की घुटन, उसका सिरदर्द और उसके मन पर रखा वो भारी बोझ, तीनों मिलकर उसे लगातार तोड़ रहे थे। उसे अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। उसका गला प्यास की वजह से सूख चुका था। पानी बोलते हुए आराध्या जैसे ही पास टेबल पर रखा गिलास उठाकर अपने होठों के बीच भरती है, उसके जहन में फिर से कल रात का नज़ारा दौड़ पड़ता है और उसके हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर जा गिरता। गिलास जैसे ही ज़मीन पर गिरा, कांच के टुकड़े कमरे में चारों तरफ फैल जाते हैं और उसकी आवाज़ से कमरे की शांति एक पल के लिए भंग हो जाती है। कांच की आवाज़ से आराध्या डर के सिकुड़ते हुए पीछे खिसक जाती है और अपने होठों को दांतों के बीच भर लेती है, जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना आए। लेकिन आराध्या की प्यास बढ़ती जा रही थी, जिसे अब बर्दाश्त कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो धीमे से अपना पैर ज़मीन पर रखती है और उसका पैर सीधे फर्श पर पड़े कांच पर पड़ जाता है, जिससे उसके मुंह से हल्की दबी हुई आह निकल जाती है। उसके पैर से खून बहने लगा था, लेकिन आराध्या चीखी नहीं, वो बस शांत आंसू बहाती रही और हिम्मत करके वो कांच अपने पैर से निकालकर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। घर में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सन्नाटे के बीच आराध्या धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे फर्श पर
खून के हल्के हल्के निशान छूटते जा रहे थे। आराध्या जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे बढ़ने को हुई, उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए और उसने मुड़कर एक दफ़ा गेस्ट रूम की तरफ देखा, जिसका दरवाज़ा बाहर से लॉक था। एक बार जाऊं क्या? आराध्या खुद से ही बुदबुदाई। और जैसे ही उसके कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़े, तभी उसके कानों में महेश जी की आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि आज के बाद मैं तुझे उनकी आंखों के सामने भी ना आने दूं। ये आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए और उसकी आंखों में एक बार फिर पश्चाताप के आंसू बह निकले। नहीं आराध्या, तू पहले ही उन्हें बहुत तकलीफ दे चुकी है, अब उनके सामने जाकर उनकी तकलीफ और मत बढ़ा। आराध्या खुद को समझाते हुए बोली और अपने आंसू साफ करते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ जाती है। और जैसे ही उसने फ्रिज का हैंडल पकड़ा, उसके हाथ एक पल के लिए थमे और अगले ही पल फ्रिज की सफ़ेद चमकदार रोशनी उसके चेहरे पर आकर पड़ती है, जिससे उसका वो मुरझाया चेहरा नजर आने लगता है और आंखें जिनमें अभी भी आंसू भरे हुए थे। आराध्या कुछ पल ऐसे ही खामोशी से फ्रिज को देखती रहती है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठा लेती है। महेश कॉटेज में इस वक्त इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि छोटी सी हरकत भी बड़ी गूंज पैदा कर रही थी। आराध्या ने ढक्कन खोला और धीरे से उस बोतल को अपने होठों से लगा लिया। आराध्या ने मुश्किल से 2 ही घूंट भरी होगी कि तभी उसके कानों में एक दबी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे आराध्या का हाथ हवा में ही रुक जाता है और वो अपनी पुतलियाँ घुमाते हुए गैस रूम की तरफ देखती है, क्योंकि आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। आराध्या कुछ पल तक उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर सब शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं, बस रह गया था तो सिर्फ सन्नाटा। आराध्या ने बोतल होठों से दूर खींची और उसे बंद करके वापस से फ्रिज के अंदर रख दिया। उसका दिल उस आहट से घबरा सा गया था, जिससे वो अब वहाँ से बस भाग जाना चाहती थी। आराध्या ने फ्रिज बंद किया, जिससे एक बार फिर आराध्या का चेहरा अंधेरे में छिप गया। वो फुर्ती से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी उसके कानों में फिर से एक हल्की हाँ सुनाई देती है, जैसे उसकी किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, जिससे उसका कदम हवा में ही ठहर गया और अपनी सांसें थाम कर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगती है, जो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये आवाज़ गैस रूम से। आराध्या गैस रूम की तरफ उंगली करते हुए फुसफुसाई। आराध्या का दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा था और वो आवाज़ अब और साफ सुनाई दे रही थी। आराध्या के कदम खुद ब खुद पीछे खिंच गए और उसके पाँव खामोशी से बिना किसी रुकावट के गैस रूम की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ वो आवाज़ और स्पष्ट और दर्द भरी होती जा रही थी। आराध्या गैस रूम के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, उसके कानों में एक आवाज़ गूंज उठी, मत जा आराध्या। ये आवाज़ सुन आराध्या हड़बड़ाते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। और तभी उसका हाथ उसके सीने पर बाईं तरफ खुद ब खुद पहुंच गया, जो इस वक्त बेकाबू होकर धड़क रहा था, जैसे वो उसे बोल रहा हो, चली जाओ आराध्या, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। आराध्या दिल और दिमाग की जंग में बुरी तरह फंस चुकी थी, जिससे वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए भीतर ही भीतर चीख उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। चुप चुप हो जाओ। आराध्या अपने अंतर्मन से खिंच उठी थी। वो सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फिर से खोली, अपने आंसू साफ किए और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, मैं जाऊंगी। इतना बोलकर आराध्या वापस से उठी और हैंडल कसकर पकड़ते हुए नीचे की तरफ घुमा देती है। हल्की सी क्लिक के साथ दरवाज़ा अनलॉक हो चुका था। आराध्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और दरवाज़ा पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ धकेल दिया। दरवाज़ा खुला और कमरे में फैली पीली मध्यम रोशनी से उसका चेहरा चमक उठा। बेड पर विरागी लेटा हुआ था, खुला सीना जिससे पट्टियों ने जकड़ा हुआ था तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विरागी को महेश जी ने
स्लीपिंग पिल्स दी हुई थी, जिससे वैराग्य गहरी नींद में था, लेकिन नींद भी उसके दर्द को जैसे कम करने में विफल हो रही थी। ये देख आराध्या एक पल के लिए दरवाजे पर ही ठहर गई। उसे वैराग्य के पास जाने से अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वैराग्य अगर उठ गया और उसे देख लिया तो ना जाने क्या कर देगा। आराध्या कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसकी नजरें बस वैराग्य पर ही टिकी हुई थी। वही वैराग्य का सीना हर सांस के साथ ऊपर उठ रहा था और फिर नीचे हो जाता, लेकिन उसकी सांस सामान्य नहीं थी। और फिर वही तड़प उसके होठों से बह निकली, जिससे सुनकर आराध्या ठिठक सी गई। उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम सी गई और अब उसे यकीन हो चुका था वैराग्य सच में तकलीफ में है। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन उस डर के पीछे छिपी चिंता उस पर अब धीरे धीरे हावी होने लगी थी। वो दर्द में है। आराध्या के होठों में मुश्किल से ये शब्द निकले और उसके कदम अब धीरे धीरे वैराग्य के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। उसका हर कदम इतना धीमा था मानो उसके कदमों की आहट भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो दबे पांव वैराग्य के बिस्तर तक पहुंची और कुछ पर ठहर कर खुद को शांत करने लगी। वैराग्य की मौजूदगी से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें खोलते हुए वैराग्य के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसका माथा भीगा हुआ था, जहाँ पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें चमक रही थी। बोहें हल्की सिकुड़ चुकी थी और उसके होठों से धीमी दर्द भरी आहें निकल रही थी। वैराग्य की ऐसी हालत देख आराध्या का दिल पसीज गया था और आंखों में ठहरे आंसू चुपचाप लुढ़क कर उसके गालों पर बहन गए। उसका हाथ कांपता हुआ सा धीरे धीरे उठा और वैराग्य के माथे के ठीक पास जाकर एक पल के लिए ठहर गया, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो कि क्या मुझे हक है। और तभी वैराग्य की सांसें बेकाबू होने लगी। उसके दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। बस उसी पल आराध्या की उंगलियां वैराग्य के माथे को छू गई। वो हल्का स्पर्श, कोई हलचल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक नरम एहसास। और वो एहसास मिलते ही वैराग्य की सांसें एकदम शांत हो गई और एक ले में बहने लगी। ये देख आराध्या की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों के किनारे हल्के से मुड़ गए, एक मुस्कान जो उसके चेहरे पर ठहर गई। आराध्या का हाथ अब धीरे धीरे वैराग्य के माथे पर चलने लगा। वो उसके बालों को सहलाने लगी, जैसे अपना सारा दर्द, वो पछतावा इस अपनत्व से मिटा देना चाहती हो। वैराग्य का दर्द अब धीरे धीरे कम होने लगा था। उसका दिल जो बेकाबू हो रहा था, वो शांत लयबद्ध होकर धड़कने लगा था और इसी पल में आराध्या खोती चली गई। रात अपने आखिरी पहर में थी। बाहर का घना अंधेरा अब धीरे धीरे एक मटमैले स्लेटी रंग में बदलने लगा था, लेकिन गैस रूम के अंदर अभी भी नाइट लैंप की वह धुंधली पीली रोशनी छाई हुई थी। आराध्या का हाथ जो कुछ देर पहले तक बहुत नरमी से वैराग्य के बालों को सहला रहा था, अब रुक चुका था। पिछले 24 घंटों का वह भयानक मानसिक तनाव, घुटन, गिल्ट और लगातार रोने की वजह से उसकी आंखों में एक ऐसी थकावट भर गई थी जिसके अंततः उसे हरा दिया। वह उसी ठंडे फर्श पर बैठी बैठी अपना सिर बिस्तर के किनारे गद्दे पर टिकाकर गहरी नींद में जा चुकी थी। उसका एक हाथ अभी वैराग्य के तकिए के पास खुला पड़ा था। कमरे में अब सिर्फ दो ही आवाज़ें थी, दीवार, घड़ी की धीमी टिक टिक और उन दोनों की शांत होती सांसें। कुछ घंटे और बीत गए। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। स्लीपिंग पिल्स और पेन किलर्स का असर अब वैराग्य के शरीर से धीरे धीरे कम होने लगा था। वैराग्य की पलकें हल्की सी हिली। उसने एक गहरी सांस अंदर खींची और उसकी आंखें खुल गई। नींद से जागने के बावजूद उसकी उन जेट ब्लैक आंखों में कोई उलझन या सुस्ती नहीं थी। वह तुरंत अलर्ट हो चुका था। सीने के घाव में एक मीठा मीठा सा दर्द अभी भी उठ रहा था, लेकिन वह दर्द उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह उठने ही वाला था कि अचानक उसे अपने दाएं हाथ के पास एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। वैराग्य ने अपनी गर्दन धीरे से साइड में घुमाई। उसकी नज़र बिस्तर के किनारे सो रही आराध्या पर पड़ गई। वैराग्य का शरीर एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। वह लड़की जिसे उसने कुछ घंटे पहले बुरी तरह डरा कर कमरे से बाहर निकाल दिया था, जिसका गला
दबाकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, वह उसी के पास सो रही थी। विरागे की पैनी नज़र आराध्या के चेहरे पर टिक गई। उसके गालों पर आंसुओं के सूख चुके निशान थे, आंखों के नीचे काले गहरे साफ बता रहे थे कि वह रात भर सोई नहीं थी, और उसकी दूधिया गर्दन पर वैरागी के ही हाथों के वो भयानक नीले निशान अब और भी गहरे हो चुके थे। इन निशानों को देखकर वैरागी के जबड़े की नसें हल्की सी तन गई, लेकिन तभी उसकी नज़र आराध्या के चेहरे से खिसक कर फर्श पर गई। नाइट लैम्प की रोशनी में वैरागी ने जो देखा, उसने उसके अंदर के उस जमे हुए ठंडे खौफनाक तूफान को एक पल के लिए झंझोर दिया। आराध्या का एक पैर हल्का सा मुड़ा हुआ था, और उसके तलवे के पास फर्श पर खून की कुछ सूखी हुई बूंदें थी। उसके पैर में एक गहरा कट लगा था, जिसमें से खून बहकर सूख चुका था। वैरागी का दिमाग बहुत तेज चलता था। वह तुरंत समझ गया कि यह खून सीढ़ियों या हॉल से होता हुआ यहाँ तक आया होगा। यह बेवकूफ़ लड़की अपने ही घर में किसी टूटे हुए कांच पर नंगे पैर चलकर अपना खून बहाकर सिर्फ उसका दर्द कम करने के लिए यहाँ आई थी। एक खामोश क्रूर माफिया बॉस, जिसे दुनिया भर के खूंखार कातिल भी नहीं डरा सकते थे। वह आज इस लड़की की इस बेवकूफ़ी भरी मासूमियत को देखकर अंदर तक हिल गया था। यह लड़की पागल है, वैरागी ने मन ही मन सोचा। मेरे साए में सिर्फ मौत पलती है, और ये मेरे ही करीब आ रही है। वैरागी को औरतों से सख्त नफरत थी। उसे किसी का टच पसंद नहीं था, लेकिन कल रात जब आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा था, और आज जब उसने उसे दर्द से सहलाया, तो अनजाने में ही सही वैरागी की उस काली नफरत से भरी दुनिया में एक अजीब सा सुकून आ गया था। पर वैरागी ये भी जानता था कि वह सुकून उसके लिए नहीं बना था। वह एक चलता फिरता टारगेट है। अगर उसके दुश्मनों को, खासकर अघोर के आदमियों को यह भनक भी लग गई कि वैरागी प्रताप सिंह इस घर में है, तो वे इस पूरे परिवार को उसी तरह जिंदा जला देंगे जैसे उन्होंने उसके परिवार को जलाया था। वैरागी की आंखें एकदम सर्द हो गई। उसने अपने अंदर उठने वाले उस एक पल के इंसानी एहसास को उसी वक्त हमेशा के लिए मार दिया। उसने बहुत ही सावधानी से बिना कोई आवाज़ किए अपना हाथ आराध्या के पास से हटाया, ताकि उसकी नींद ना टूटे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने सीने के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कमज़ोरी की वजह से एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने तुरंत पास रखी टेबल को कसकर पकड़ लिया और खुद को बैलेंस कर लिया। पास ही कुर्सी पर महेश ने उसके लिए एक साफ ब्लैक शर्ट और पैंट रख दी थी। वैरागी ने बिना कोई आवाज़ किए वो कपड़े पहने। शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने एक आखिरी बार फर्श पर सोती हुई आराध्या को देखा। वह चाहता था तो उसके पैर पर कोई पट्टी बांध सकता था या उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा सकता था, लेकिन नहीं, वह वैरागी प्रताप सिंह था, कोई आशिक नहीं। वह जानता था कि अगर उसने कोई भी अटैचमेंट दिखाई तो ये लड़की और भी ज़्यादा उसकी तरफ खींचेगी, जो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौत का फरमान होगा। वैरागी ने अपनी निगाहें वहाँ से फेर ली। उसने अपना फ़ोन उठाया और बिना किसी आवाज़ के गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर हॉल में आ गया। हॉल में एकदम सन्नाटा था। वैरागी सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और महेश के कमरे का दरवाज़ा बिना नॉक किए सीधे खोल दिया। महेश सोफे पर बैठे बैठे ही झपकी ले रहे थे। शायद उन्हें नींद ही नहीं आई थी। दरवाजे की आवाज़ से वह झटके से उठे। सामने वैरागी को अपने पैरों पर खड़े पूरी तरह तैयार देखकर महेश की आंखें फटी की फटी रह गई। छोटे मालिक, महेश घबराकर खड़े हो गए। आप बिस्तर से क्यों उठ गए? आपका घाव? गाड़ी निकालो महेश। वैरागी की आवाज़ किसी ठंडे लोहे जैसी थी। कोई बहस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन मालिक, बाहर बहुत खतरा है। आपके दुश्मन आपको ढूंढ रहे होंगे। आप अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं। महेश ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। वैरागी एक कदम आगे बढ़ा। उसकी वो खौफनाक जेट ब्लैक आंखें सीधे महेश की आंखों में गड़ गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और बेटियां कल सुबह का सूरज देखें, तो बिना एक लफ्ज़ कहे गाड़ी की चाबी उठाओ और मुझे शहर के बाहर वाले सेफ हाउस तक छोड़ो। वैरागी ने एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, मेरे यहाँ रहने का मतलब है इस घर की तबाही, और मैं अब किसी और को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देखना चाहता।
महेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानते थे कि वैराग्य जो कह रहा है वो 100% सच है। वह अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकते थे। जी जी मालिक, मैं अभी गार्ड निकालता हूँ। महेश ने तुरंत अपनी चाबियां उठाई और दबे पांव बाहर की तरफ भागे। वैराग्य कॉटेज के मेन डोर से बाहर निकला। बाहर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी उस घर की तरफ नहीं देखा जहां पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदला। वह खून का समंदर बहाने के लिए निकल चुका था। महेश ने कार स्टार्ट की। वैराग्य चुपचाप पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। कार बिना कोई शोर किए महेश कॉटेज के ड्राइववे से बाहर निकली और सुबह की उस धुंध में हमेशा के लिए गायब हो गई। पीछे छूट गया वह घर और गेस्ट रूम के ठंडे फर्श पर सोती हुई वह लड़की, जिसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि जब वह उठेगी तो उसकी दुनिया कितनी खौफनाक तरीके से बदलने वाली है। वह शैतान जो चला गया था, लेकिन अपने पीछे मौत की वो परछाई छोड़ गया था जो बहुत जल्द शर्मा परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। सुबह की तीखी धूप जब गेस्ट रूम की खिड़की से छनकर सीधे आराध्या के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में हल्की सी चुभन हुई। उसने अपनी भारी पलकें खोली। गर्दन और पीठ में एक अजीब सी जकड़न थी क्योंकि वह पूरी रात उसी ठंडे फर्श पर एक अजीब सी पोजीशन में सोई रह गई थी। जैसे ही उसे कल रात की बातें याद आई, वह कांच का चुभना, वैराग्य का दर्द और उसका वैराग्य के बालों को सहलाना। आराध्या एक झटके में उठकर बैठ गई। उसकी नजरें तुरंत सामने बिस्तर की तरफ घूमी। बिस्तर खाली था। आराध्या के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। वह हड़बड़ा कर उठी। सफ़ेद चादर पर सिलवटें थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने आसपास देखा। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था और अंदर अंधेरा था। कमरे में अब सिर्फ खून, स्प्रेट और पसीने की वह हल्की सी गंध बाकी रह गई थी। बाकी सब गायब था। आराध्या धीरे से बिस्तर के पास गई और उसने अपना हाथ उस गद्दे पर रखा जहाँ वैराग्य लेटा हुआ था। गद्दा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वह चला गया, आराध्या ने मन ही मन सोचा। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी कि वह मौत का सौदागर उसके घर से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके सीने में एक खालीपन सा छा गया। वैराग्य बिना कुछ कहे, बिना उसे जगाए, बस एक परछाई की तरह गायब हो गया था। आराध्या अपने पैर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर हॉल में आई। हॉल में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वह नॉर्मल बहुत ही अजीब था। सुमिता जी किचन में नाश्ता बना रही थी। आरव स्कूल जाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था और मोहिनी सोफे पर बैठकर अपने जूतों के फीते बांध रही थी। महेश शर्मा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके सामने चाय का कप रखा था जिसमें से भाप उठना बंद हो चुकी थी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और थका हुआ था, जैसे उनके शरीर से किसी ने पूरी जान निकाल ली हो। पापा, आराध्या ने धीमी आवाज़ में कहा। महेश ने धीरे से अपनी लाल आंखों से आराध्या को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कहाँ है? आराध्या से रहा नहीं गया। छोटे मालिक जा चुके हैं, महेश ने बहुत ही रूखी और सपाट आवाज़ में जवाब दिया। और आज के बाद इस घर में कभी उनका नाम नहीं लिया जाएगा। जो कुछ भी कल रात हुआ वह एक बुरा सपना था, बस उसे भूल जाओ। आराध्या वहीं खड़ी रह गई। महेश उठे, अपना ब्रीफकेस उठाया और बिना सुमिता या बच्चों से कुछ कहे मेन डोर खोलकर बाहर निकल गए। उनके जाने का अंदाज़ा भी आज रोज़ जैसा नहीं था। उनके कदमों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और खौफ था जिसे वह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दिन जैसे तैसे बीतने लगा, लेकिन शर्मा कॉटेज के अंदर की हवा में एक बहुत ही भारीपन था। आराध्या अपने कमरे में बंद थी। उसने अपने पैर के कट पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन वह दर्द उसके दिमाग के दर्द से बहुत छोटा था। वह बार बार अपनी गर्दन के उन नीले निशानों को शीशे में देखती और उसे वैराग्य की वो खौफनाक लेकिन दर्द से भरी आंखें याद आ जाती। शाम ढलने लगी। सूरज आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी डूब गया था और आसमान पर एक अजीब सा गहरा लाल और काला रंग छा गया था। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी।
पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ये एक ऐसी घुटन भरी खामोशी थी जो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। रात के 8 बज चुके थे। महेश अभी तक घर नहीं लौटे थे, जो कि बहुत अजीब बात थी। वह हमेशा शाम 7 बजे तक घर आ जाते थे। सुमेधा जी बार बार महेश का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन फ़ोन आउट ऑफ रीच बता रहा था। पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, सुमेधा जी ने हॉल में बेचैनी से टहलते हुए कहा। उनके चेहरे पर भी अब डर साफ दिखने लगा था। आजकल शहर का माहौल वैसे ही खराब है। कल रात न्यूज़ में वह ब्लास्ट वाली खबर देखी थी ना। आराध्या ने अपनी माँ को देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वह जानती थी कि वह कोई आम ब्लास्ट नहीं था। रात के 9 बज गए, फिर 10। घर के बाहर वाले स्ट्रीट लैंप की लाइट आज अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनके घर के सामने वाली सड़क पर एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। गली के कुत्ते जो आमतौर पर इस वक्त भौंकते थे, आज वह भी अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकाल कर रो रहे थे। आराध्या को अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका दिल बिना किसी वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाकर बाहर सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे सड़क के उस पार एक बड़ी सी गाड़ी चुपचाप खड़ी थी। वह गाड़ी की ना तो लाइट्स चल रही थी और ना ही इंजन की कोई आवाज़ आ रही थी। शायद कोई पड़ोसी की गाड़ी होगी। आराध्या ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और पर्दा गिरा दिया। तभी पूरे घर की लाइट्स एक झटके में चली गई। टीवी, पंखे, फ्रीज की हम सब कुछ एक साथ बंद हो गया। शर्मा कॉटेज एक पल में शमशान जैसी खामोशी और घने अंधेरे में डूब गया। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? हॉल में सुमेधा जी की घबराई हुई आवाज़ आई। आरव, मोहिनी, तुम लोग वहीं बैठे रहना, मैं टॉर्च देखती हूँ। आराध्या अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला ताकि फ्लैशलाइट जला सके, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट ऑन की, उसे नीचे हॉल की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेन डोर के लॉक की थी। किसी ने बाहर से बहुत ही प्रोफेशनल और शांत तरीके से मेन डोर का लॉक खोल लिया था। आराध्या की सांसें गले में ही जम गई। उसके पूरे शरीर में बर्फ़ की लहर दौड़ गई। पापा के पास चाबी थी, लेकिन वह इस तरह बिना आवाज़ किए अंधेरे में दरवाज़ा क्यों खोलेंगे? पापा, आराध्या ने सीढ़ियों के ऊपर से ही कांपती हुई आवाज़ में पुकारा। नीचे से कोई जवाब नहीं आया। सुमेधा जी जो टॉर्च ढूंढ रही थी, उनके कदमों की आहट भी अचानक रुक गई। घर में अब इतनी गहरी शांति थी कि आराध्या को अपनी खुद की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। और फिर अंधेरे में एक भारी बूट के फर्श पर पड़ने की आवाज़ गूंजी। वह कदम महेश का नहीं था। वह बहुत ही भारी था और वह अकेला नहीं था। अब एक से ज़्यादा कदमों की आहटें घर के हॉल में फैलने लगी थी। किसी ने कोई टॉर्च नहीं जलाई थी, कोई बात नहीं कर रहा था। ये चोरों जैसी हरकत नहीं थी। ये एक बहुत ही ठंडी, सोची समझी और सधी हुई एंट्री थी। कौन है वहाँ? नीचे से सुमेधा जी की बहुत ही डरी हुई, कांपती हुई आवाज़ आई। अंधेरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक बहुत ही धीमी लेकिन हवा को चीर देने वाली आवाज़ गूंजी, जैसे किसी गन में साइलेंसर लगाकर फायर किया गया हो। आराध्या के हाथ से फ़ोन छूट गया। नीचे हॉल से सुमेधा जी की एक बहुत ही दबी हुई दर्दनाक चीख निकली, जो अगले ही सेकंड किसी भारी चीज़ के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई। माँ! मोहिनी की एक दिल चीर देने वाली चीख अंधेरे में गूंज उठी। आराध्या का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। समय जैसे उसी पल रुक गया था। नीचे जो कुछ भी हो रहा था, वह उसके सबसे बुरे सपनों से भी ज़्यादा खौफनाक था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मौत उनके घर का रास्ता कैसे खोज लाई। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।